301 तस्वीर। किंजल और विशाखा तापसी की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखती है और फिर विशाखा कहती है, मुझे समझ नहीं आता पर शायद भगवान जब दिमाग नामक चीज थोड़ा थोड़ा सब लोगों में बांट रहे थे तो ये मैडम गलती से 2 बार कामदेव के आगे सुंदरता लेने वाली लाइन में लग गई होंगी। तभी सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती रह गई है इसके पास, और दिमाग नाम की चीज वो तो है ही नहीं इसके इस बड़े से खोपड़े के अंदर। विशाखा की बात सुन तापसी झाड़ू और मॉप उसके सामने रखते हुए कहती है, जुबान नहीं हाथ चला। ये बोल वो वहां पर रखे सोफे के ऊपर से एकदम से व्हाइट कपड़ा खींच देती है, जिससे बहुत सारी धूल उड़ते हुए विशाखा और किंजल के मुंह पर चली जाती है और वह दोनों मुंह पर हाथ रखकर खांसने लगती है। ये देखकर विशाखा चिल्लाते हुए कहती है, तापसी बवकूफ, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा मन कभी कभी तुझे जान से करने का करता है, पर क्या करूं फिर याद आ जाता कि ले देकर तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। विशाखा को पूरी तरह से इग्नोर कर तापसी संध्या और मानव के रूप में चली जाती है और किंजल विशाखा से कहती है, अभी वो परेशान है तो ये सब मत कहो ना विशाखा। किंजल की बात सुन विशाखा कहती है, ये अपनी भोली सी शक्ल दिखाकर जो बिना बोले इमोशनल ब्लैकमेल करती है ना, और तुम इसे बेचारा वाला ट्रीटमेंट देते हो, उसी की वजह से बिगड़ गई है ये, जो हम में से किसी के बारे में बिना कुछ सोचे समझे ये कुछ भी कर देती है। ये बोल विशाखा झाड़ू हाथ में उठा लेती है। शाम तक वो तीनों पूरा घर अच्छे से साफ कर देते हैं। अब किंजल और विशाखा सारा सामान अच्छे से लगा रहे होते हैं और तापसी संध्या के रूम में एक बड़ी सी अलमीरा को साफ कर रही होती है, जिसमें उसकी कुछ पुरानी ड्राइंग बुक, कुछ उसकी किताबें और कुछ बचपन की तस्वीरें रखी हुई होती हैं। तापसी उन सब को साफ करते हुए तापसी अपनी पुरानी यादें भी जी रही होती है। वो उन सारी चीजों को साफ करते हुए संभाल कर दोबारा से उसी अलमीरा में रख रही होती है। वो उन सारी तस्वीरों को भी देख रही होती है, जिनमें कुछ संध्या उसकी और मानव की होती हैं, कुछ में वो और विशाल लड़ रहे होते हैं, किसी में संध्या प्यार से तापसी के बाल बना रही होती है। उन सारी पुरानी तस्वीरों को देखते हुए तापसी मुस्कुरा रही होती है और साथ ही उसकी आंखों में नमी भी होती है। तापसी उन सभी तस्वीरों को देख रही होती है, तभी उसे एक एनवेल दिखाई देता है, जो उन सभी तस्वीरों के बीच में ही रखा हुआ होता है। तापसी उस एनवेल को खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर भी एक तस्वीर रखी हुई है। तापसी उस तस्वीर को ध्यान से देखती है तो उसमें एक 30 साल का आदमी और 25 साल के आसपास की एक औरत खड़ी है। उनकी गोद में एक 4 साल की बच्ची है। उस तस्वीर को देखकर तापसी के होठों की मुस्कान गायब हो जाती है। वो जोर जोर से विशाखा को आवाज देते हुए बुलाती है, विशु विशु। तापसी की आवाज सुनकर विशाखा रूम में आते हुए कहती है, अरे कहाँ आग लग गई है, जो बेलगाम घोड़ी की तरह तेरी जुबान दौड़ी ही जा रही है। ये बोल वो तापसी के पास आकर खड़ी हो जाती है। तापसी वो तस्वीर विशाखा की तरफ करते हुए कहती है, क्या तू इन लोगों को जानती है। विशाखा तापसी के फेस का रंग उड़ा हुआ देखकर उसके हाथ से वो तस्वीर लेकर देखने लगती है। वो ध्यान से उस तस्वीर को देखती है और कहती है, नहीं मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ। तापसी उसके बगल में खड़े होते कहती है, इस बच्ची को ध्यान से देखो। विशाखा फिर से तापसी के कहने पर उस बच्ची की तरफ देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, हम क्यूट है ना। ये सुन तापसी चिढ़ते हुए कहती है, ये बच्ची मेरी तरह लग रही है। तापसी की बात सुन विशाखा एक नजर तापसी को देखती है और फिर तस्वीर में उस बच्ची की तरफ, फिर एक नजर तापसी की तरफ और फिर उस बच्ची की तरफ। फिर वो अचानक से हंसते हुए कहती है, ताशी तुझे संध्या दी और मानव जीजू सिर्फ खुश करने के लिए क्यूट कहा करते हैं, वरना तू इतनी भी कोई क्यूट थी नहीं बचपन में। इतने में किंजल रूम के अंदर आती है और कहती है, मैंने हम लोगों के लिए कुछ कपड़े और खाने का सामान मंगा दिया है, तो तुम दोनों भी जल्दी से शॉवर लेकर डिनर करने के लिए आ जाओ। किंजल की बात सुन विशाखा कहती है, हाँ यार ताशी छोड़ तू इस पिक्चर को और जल्दी से जाकर शॉवर ले ले, फिर कुछ खा लेते हैं। विशाखा की बात सुन तापसी नीचे फ्लोर पर रखी कुछ फाइल्स उठाने के लिए झुकी रही होती है कि तभी विशाखा कहती है, अरे तू रहने दे, ये सब मैं खुद कर लूंगी, तू जा और जल्दी से शॉवर लेकर आ जा। ये सुन तापसी वॉशरूम में चली जाती है और किंजल भी वहां से बाहर चली जाती है। तापसी के वहां से जाते ही विशाखा की स्माइल एकदम से गायब हो जाती है और जल्दी से अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर उस तस्वीर की एक पिक्चर क्लिक कर लेती है। फिर विशाखा वो पिक्चर किसी को सेंड करके एक नंबर पर कॉल करती है। कुछ ही देर में सामने से कॉल पिक हो जाती है तो विशाखा रहती है, मैंने तुमको एक पिक्चर सेंड की है, मुझे इन तीनों लोगों के बारे में सब कुछ जानना है कि ये लोग कौन है, कहाँ से है और अब कहाँ पर है। ये बोलकर विशाखा फोन कट कर देती है और फिर एक नजर वॉशरूम की तरफ देखकर वो उस तस्वीर को वापस से इस एनवेलप में डालकर बाकी की सारी चीजों के साथ संभाल देती है।
आज रात तापसी, विशाखा और किंजल वही रुक जाते हैं। वैसे भी तापसी को अपने घर वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। वो घर इतना बड़ा था कि तने के बिना उसे वहाँ बहुत ही तन्हाई और उदासी सी महसूस हो रही होती है। रात को तापसी और विशाखा एक बेड पर और किंजल उसी रूम के सोफे पर सोई हुई होती है। आधी रात को तापसी एक सपना देखकर मुस्कुरा रही होती है। वो पहले अपने मम्मी पापा को देख रही होती है, जो एक खूबसूरत सी जगह पर व्हाइट कपड़े पहने खड़े होते हैं। उनके आसपास हल्की सी धुंध नजर आ रही होती है और फिर तापसी को मुस्कुराता हुआ मानव भी नजर आता है। उसने भी वैसे ही कलर के कपड़े पहने होते हैं। तभी तापसी को वहां पर दो और लोग नजर आने लगते हैं। तापसी को उन दोनों का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा होता है। अब सपना देखते हुए ही तापसी के माथे पर पसीना आने लगता है। 302 बुरा सपना। अगली सुबह तापसी वापस से अपने घर आ जाती है। वो पूरा का पूरा दिन तापसी बहुत मुश्किल से उस घर में काटती है। अगले दिन वो सुबह सुबह ही संध्या से मिलने के लिए चली जाती है और उसे बताती है कि उसने अपना पूरा घर बहुत अच्छे से साफ कर दिया है। वो संध्या से और भी कई सारी बातें करती हैं। शाम को जब वो घर पहुंचती है तो एक मेड उसे बताती है कि उसके लिए कोई लेटर आया है। ये बोल वो लेटर वो तापसी को लाकर दे देती है। तापसी हल्की सी स्माइल के साथ उस मेड को थैंक यू बोलकर अपने रूम में चली जाती है। तापसी उस लेटर को खोलकर देखती है तो उस पर लिखा गया होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति सिर्फ एक बिजनेसमैन है? नहीं बेवकूफ लड़की, वो एक माफिया किंग है। लोगों को मारना, किसी का भी खून बहा देना, ये उसके लिए बहुत आम सी बात है। ये पढ़कर तापसी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो तुरंत अपने बैग से अपना फोन निकालकर तने को कॉल करती है, पर तने का फोन आज भी नॉट रीचेबल ही आता है। फिर तापसी भागते हुए नीचे जाती है और उस मेड को बुलाकर उससे पूछती है, ये किसने दिया तुम्हें? तापसी की बात सुनकर वो मेड घबरा कर कहती है, मैम ये लेटर सिक्योरिटी गार्ड को बाहर गेट के पास गिरा हुआ मिला था, तो वो उसने अंदर भिजवा दिया। ये सुन तापसी कुछ नहीं कहती है और वो अपने रूम में वापस आ जाती है। जब उसे कुछ नहीं सूझता तो वो विशाखा को कॉल करती है। विशाखा कुछ ही रिंग में कॉल पिक कर लेती है और तापसी उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुन विशाखा कहती है, तेरा दिमाग खराब है क्या ताशी? तू किसी ही भी वही इंसान के भेजे हुए लेटर पर बिलीव कर सकती है, पर अपने पति मिस्टर तनेजा पर बिलीव नहीं कर सकती है। ओ कमोन यार, तुझे पूरा 1 साल से ज्यादा हो गया है मिस्टर तनेजा को जानते हुए, तो तू खुद सोच क्या सच में तुझे ऐसा लगी है? विशाखा की बात सुन तापसी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो अपना सर ना में हिला देती है। तभी सामने से विशाखा की चिड़ी हुई आवाज आती है, हम वीडियो कॉल पर नहीं है इडियट, तो अपनी मुंडी ना में हिलाने की बजाय मुंह से 2 बोल ही फोड़ ले। विशाखा की बात सुन तापसी हल्के से मुस्कुराकर अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, नहीं, मुझे अपने तने पर पूरा विश्वास है कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये सुनकर विशाखा एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, तो ठीक है, अब ये रोना धोना बंद कर और खुद भी चैन से सो जा और मुझे भी सुकून से रहने दे। रात को सोने से पहले तापसी फिर से तने को कॉल करती है, पर फिर से वही तने का फोन नॉट रीचेबल ही आता है। ऐसे ही पूरा 1 हफ्ता निकल जाता है। इस 1 हफ्ते में तने की तापसी से कोई भी बात नहीं होती है। अब तापसी घर पर रहने के बजाय विशाखा के साथ उसकी ही कंपनी में चले जाया करती थी और आज भी तापसी घर आकर तने को कॉल करती है, पर आज भी तने का कॉल नहीं लगता। ये देख तापसी अपना फोन बेड पर पटकते हुए कहती है, ये क्या बात हुई यार, माना मुझसे गलती हो गई, पर ये तो कोई तरीका नहीं होता है किसी को सजा देने का। फिर वो चिल्लाकर कहती है, अगर ऐसा ही करा ना आपने तने, तो फिर कल से मैंने भी बिना आपके इन बॉडीगार्ड के बिना चले जाना है कहीं भी। फिर वो बेड पर बैठकर एक पिलो उठाकर उसे फेंकते हुए कहती है, ये तो चीटिंग हुई ना तने। मुझे पता है कि आपके सारे गॉड्स मेरे बारे में पल पल हर पल की खबर आपको देते हैं, पर मैं तो गिल से अंदर ही अंदर मरी जा रही हूँ। ना मैं आपको देख पा रही हूँ, ना सुन पा रही हूँ। फिर वो बेड पर अपना हाथ फेर कर रोते हुए कहती है, अब तो आपकी खुशबू, आपकी मौजूदगी के एहसास भी फीके पड़ गए हैं। तने, क्यों चले गए आप? एक बार भी नहीं सोचा ना आपने मेरे बारे में? ये बोलते हुए तापसी बेड से उतरकर नीचे उससे टेक लेकर बैठ जाती है और रोते हुए अपने घुटनों को ऊपर कर उस पर अपने हाथ रख अपने चेहरे को अपने हाथों के बीच छुपाते हुए तापसी सिसक सिसक कर रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, यू ब्रोक योर प्रॉमिस तने, यू ब्रोक योर प्रॉमिस, यू आर अ लायर। आपने मुझे कभी ना रुलाने का वादा किया था, पर देखिए आप मुझे कितना रुला रहे हैं। बहुत देर तक ऐसे ही रोने के बाद तापसी वही जमीन पर ही सो जाती है। आधी रात को तापसी के रूम का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है।
वो शख्स सीधा तापसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तापसी का पूरा चेहरा रोने की वजह से छूट चुका होता है। माय चैनल आरजी और अब स्टोरी लाइक शेयर एंड कमेंट थी, जो उसके गालों पर सूख कर अपने निशान छोड़ गई थी। वो शख्स तापसी को अपनी बाहों में उठाकर आराम से बेड पर रखता है और धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए अपनी गहरी नशीली आंखों से उसे बस बिना पलके झपकाए देखता ही रहता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि तने ही होता है। सुबह 5 बजे के टाइम पर तने सामने सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी तापसी नींद में ही कसम साने लगती है। तापसी कोई सपना देख रही होती है। उसे सपने में एक कार एक ट्रक से टकराती हुई सी नजर आ रही होती है। उस कार के टकराते ही तापसी भी चिल्लाकर उठकर बैठ जाती है। उसके माथे पर गर्दन सब पसीने से भीग चुकी होती है। तापसी अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने तने बैठा होता है। तने भी तापोशी को देख रहा होता है। वो अपनी गोद से लैपटॉप साइड रख तापसी की तरफ बढ़ने के लिए होता ही है कि उससे पहले तापसी एकदम से किसी बिल्ली की तरह बेड से कूदकर तने के पास चली जाती है और फिर किसी छोटे बच्चे की तरह तने की गोद में बैठकर सिस्क सिस्क कर रोने लगती है। तापसी ने अपना पूरा फेस तने के सीने के अंदर ही घुसा दिया होता है। तने भी उसे कसकर अपनी बाहों में पूरी तरह से छुपा लेता है। बहुत देर तक रोने के बाद तापसी गुस्से से अपना सर उठाकर तने की तरफ देखती है और फिर अपने दोनों हाथों से वो तने के सीने पर मारते हुए कहती है, कहाँ चले गए थे आप? कहाँ गए थे? वो भी मुझे बिना बताए। आपने एक एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हेलो श्रेया, वो विशाल नहीं बल्कि विशाखा लिखा था, पर कई बार जल्दी टाइप करने के चक्कर में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है। बाकी अब सारे राज पर से पर्दे खुलने वाले हैं। और क्या लगता है आप लोगों को कि जब तापसी को तने की हकीकत पता चलेगी तो वो क्या करेगी? क्या उसे तने को माफ कर देना चाहिए या तने की ही तरह उसे भी पनिशमेंट देनी चाहिए? 303 खवन। तने की गाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है। वो एक खाली मैदान होता है जहाँ पर उसका प्राइवेट प्लेन खड़ा होता है। तने का गार्ड जल्दी से आकर उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और तने बाहर निकलकर अपने ब्लेजर के बटन लगाते हुए प्लेन में चढ़ जाता है। पीछे से एक और गाड़ी आती है और उसमें से अंकित बाहर निकलता है। वो भी उस प्लेन के अंदर चला जाता है। कुछ ही दिल में वह प्लेन हवा में उड़ाता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ तापसी गाड़ी से निकलकर बाहर आती है और फिर दादी के पास चली जाती है। दादी उसे डांटते हुए कहती है, मैंने तुझे अकेले आने के लिए कहा था तो फिर माही को साथ लेकर क्यों आई है? दादी की बात सुनकर तापसी कहती है, मैं माही को लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि तने ने माही को मेरे साथ भेजा है। ये सुनकर दादी कुछ कहती तभी तापसी फिर से बोल पड़ती है, दादी मेरे ख्याल से मुझे पूजा के लिए लेट हो रही है। ये सुनकर दादी कहती है, तुझे अंदर जाकर 1151 बार महामृत्युंजय जाप करना है। उसके बाद गुरुजी एक छोटा सा हवन करवाएंगे, तब जाकर ये पूजा संपन्न होगी और तुझे अंदर अकेले ही जाना होगा। इसलिए मैं घर जा रही हूँ। माही को भी अपने साथ लेकर जाती हूँ। ये बोल दादी माही की तरफ देखकर उसे आवाज देते हुए कहती है, माही पुत्र तापसी को यहाँ कुछ पूजा करनी है, इसलिए तुझे मेरे साथ घर चलना होगा। दादी की बात सुनकर माही उनके पास आकर कहती है, आई एम सॉरी दादी, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। मुझे तने सर के शर्त ऑर्डर है कि मुझे तापसी के साथ ही रहना है। सर इस वक्त शहर से बाहर गए हुए हैं और जब तक वो वापस नहीं आ जाते मुझे हर पल बस तापसी के साथ ही रहना होगा। ये सुन दादी कहती है, वो तुझे कुछ नहीं कहेगा, तू चल मेरे साथ, मैं उससे बात कर लूंगी। दादी की बात फिर से काटते हुए माही कहती है, सॉरी दादी, पर मेरी मजबूरी है, मैं सर का ऑर्डर नहीं डाल सकती। और तापसी को सिर्फ पूजा ही तो करनी है ना, तो आई प्रॉमिस मैं उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस एक तरफ खड़ी होकर उसे देखती रहूंगी। उनकी ये सारी बातें वहीं पर खड़ा गुरुजी का एक आदमी सुन रहा होता है। वो दादी के पास आकर कहता है, कोई बात नहीं माँ जी, अगर यह एक तरफ चुपचाप से पूजा में बिना कोई विघ्न डाले खड़ी रहेंगी तो ये भी यहाँ रुक सकती है। उस आदमी की बात सुनकर दादी तापसी की तरफ देखते हुए कहती है, तापसी मुझे सिर्फ तने पुत्र की जिंदगी सही सलामत चाहिए, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैंने तुझे कभी भी माफ नहीं करना है। ये बोल दादी वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। फिर वो आदमी मुस्कुरा कर तापसी से कहता है, आप इस तरफ से अंदर आ जाए। उसकी बात सुनकर तापसी और माही उसी तरफ बढ़ जाते हैं। वो जगह और वहाँ के लोग तापसी और माही को बहुत अजीब लग रहे होते हैं। आगे जाकर गुरुजी का एक शिष्य उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है, कृपया आप दोनों अपना अपना फोन यहीं पर ही रखवा दीजिए क्योंकि अंदर फोन ले जाना वर्जित है। उसकी बात सुनकर तापसी माही की तरफ देखती है तो माही ना में अपना सर हिला देती है
ये देख तापसी उस शिष्य से कहती है, क्या हम दोनों में से एक का फोन अंदर लेकर नहीं जा सकते? पर तापसी की बात सुनकर वो शिष्य कहता है, नहीं, क्योंकि गुरुजी अंदर ध्यान करते हैं और किसी भी प्रकार का शोर से उनका ध्यान न टूटे, इसीलिए हम ये सब बाहर ही रखवा देते हैं। तापसी को अब बहस करना ठीक नहीं लगता, तो वो अपना फोन उसके हाथ पर रख देती है और साथ ही माही की तरफ देखती है, तो माही भी अपना फोन निकाल कर उस शिष्य को ही दे देती है। अब वो शिष्य उन दोनों को अंदर गुरु जी के पास लेकर जाता है। तापसी और माही देखते हैं कि गुरु जी ने सफेद रंग का कुर्ता और धोती पहनी होती है। वो अपनी आंखें बंद करे ध्यान में बैठे होते हैं। उनके आसपास धूप का धुआं फैला हुआ होता है। उनका शिष्य तापसी से कहता है, आप उस आसन पर बैठिए। ये बोल वो तापसी को दूसरी तरफ रखे एक आसन की तरफ इशारा करता है। तो तापसी एक नजर गुरु जी को देख वहां से उस आसन की तरफ बढ़ जाती है और माही एक तरफ खड़ी होकर उसे देखने लगती है। तापसी को वो शिष्य एक माला देता है और कहता है, यह 101 दानों की माला है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी बार मंत्र उच्चारण किए हैं। तापसी उस माला को ले लेती है और फिर एक नजर माही की तरफ देखती है, तो माही हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पलकें झपका देती है। ये देख तापसी गहरी सांस ले कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर मंत्रों का जाप करने लगती है। वही माही की नजर उस पूरी जगह पर ध्यान से घूम रही होती है। उसे वो जगह काफी अजीब लग रही होती है। जब तापसी का 1151 जाप पूरा होने ही वाला होता है, तो एक शिष्य आकर तापसी के सामने एक थाल रखता है और उसमें कुछ व्हाइट कलर का पाउडर मिलाने लगता है। माही ये देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, हे तुम ये क्या मिला रहे हो इसमें? माही की बात सुन वो शिष्य उसकी तरफ पलटकर अपने होठों के पास उंगली रखकर कहता है, शश शोर मचाकर इस आश्रम की शांति भंग मत कीजिए। माही उसकी बात सुनकर कहती है, शांति माय फूट, तुम इसमें कैसा पाउडर मिला रहे थे? मुझे साफ साफ बताओ। माही को गुस्सा होता हुआ देखकर वो शिष्य कहता है, इसमें ये कपूर पाउडर है जिसे मैं हवन सामग्री में मिला रहा हूँ। इतने में तापसी भी अपनी आंखें खोल देती है। वो माही को अपने सामने खड़ा देखती है, तो माही उसकी तरफ देखकर कहती है, तापसी उठो यहाँ से, हमें कोई भी हवन नहीं करना है। माही की बात सुन वहाँ पर 2-3 और शिष्य आ जाते हैं और वो पहले वाला शिष्य कहता है, ये कैसी बात कर रही है आप? यहाँ क्या कोई मजाक चल रहा है क्या? ये हवन इनके पति की लंबी आयु के लिए हो रहा है। उस शिष्य की बात सुन माही तंज भरी मुस्कान के साथ कहती है, और अगर मैं कहूँ कि उन्हें इस हवन की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर उन्हें पता चला कि तापसी यहाँ है, तो तुम सब लोगों को जरूर आखिरी आहुति की जरूरत पड़ेगी। माही की बात सुन पीछे से एक तेज आवाज आती है, तुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू? इस आवाज को सुनकर माही और तापसी उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ से ये आवाज आई होती है। 304 असली नाम। बहुत देर तक रोने के बाद तापसी गुस्से से अपना सर उठाकर तने की तरफ देखती है और फिर अपने दोनों हाथों से वो तने के सीने पर मारते हुए कहती है, कहाँ चले गए थे आप? कहाँ गए थे? वो भी मुझे बिना बताए। आपने एक एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा कि कैसे रहूंगी मैं आपके बिना। ये बोलते हुए तापसी लगातार रोए जा रही होती है। तने चुपचाप बैठा रहता है। वो तापसी को बिना कुछ कहे, बिना रोके टोके चुपचाप उसे खुद को मारने दे रहा होता है। जब तापसी उसे मारते हुए थक जाती है, तो उसे और ज्यादा रोना आ जाता है और वो रोने लगती है। तभी उसके कानों में तने की गहरी और स्ट्रॉन्ग आवाज आती है, Now you understand how I would feel when you do this to me. तने की बात सुन तापसी सुबकते हुए उसकी तरफ देखती है। ये सुनकर वो रोते हुए ही कहती है, तो ठीक है, अगर हम अगले का बदला वाला गेम खेल रहे हैं, तो फिर मैं भी ऐसा ही करती हूँ आपके साथ। मैं भी आपको बिना बताए। इससे आगे तापसी कुछ कहती कि तने तुरंत उसके बालों को पीछे से पकड़कर तापसी का चेहरा ऊपर कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। वो तापसी को पैशनेटली किस किए जा रहा होता है, जिससे तापसी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ बूंद आंसुओं की उसकी आंखों से बह जाती है। आज तने तापसी को काफी रफ तरीके से किस कर रहा होता है, जैसे उसे खुद से दूर जाने की बात पर पनिशमेंट दे रहा हो। अब तापसी के आंसू तने को खुद गालों पर महसूस होते हैं, तो वो तापसी के होठों को छोड़कर उसके चेहरे को देखता है। तापसी का पूरा फेस रोने की वजह से लाल हो चुका होता है। ये देख तने तापसी के गालों पर बहुत सॉफ्टली किस करता है, फिर उसकी गर्दन पर। तने के हाथ तापसी की टी शर्ट के अंदर उसकी पीठ पर चल रहे होते हैं। वो तापसी को अपने गोद में उठाकर उसके गर्दन पर किस करते हुए उसे लेकर अपने बेड पर आ जाता है। कुछ ही देर में तने और तापसी एक दूसरे की आगोश में इतने दिनों की दूरी का एक दूसरे से हिसाब पूरा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ माही 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने फ्लैट पर आ जाती है।
अक्षत उस वक्त कुछ देर के लिए घर गया होता है। जब वो वापस से हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है कि माही डिस्चार्ज लेकर घर चली गई है। जब अक्षत माही से मिलने उसके घर जाता है तो माही उसके लिए बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोलती। अक्षत काफी देर तक बाहर खड़ा बेल बजाता है, दरवाजे पर नॉक करता है, पर बदले में उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। आज फिर अक्षत माही के दरवाजे पर खड़ा उसका दरवाजा पीट रहा होता है। उसने अभी ड्रिंक की हुई होती है। वो दरवाजे पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहता है, माही माही, मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। वहीं अंदर से माही चुपचाप खड़ी दरवाजे के बगल में दीवार से टेक लेकर अक्षत की आवाज सुन रही होती है। माही बेहद कमजोर सी नजर आ रही होती है। उसके जिस शोल्डर पर गोली लगी थी उसके उसी हाथ पर शोल्डर स्पोर्टर ब्रेस बंधा होता है ताकि उसके उस शोल्डर पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। अक्षत अपना सर दरवाजे पर रखकर कहता है, माही प्लीज, मुझे इस तरह से किस बात की सजा दे रही हो? बस एक बार मुझसे बात कर लो। आई प्रॉमिस कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा। आई नो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, देखा है मैंने तुम्हारी आंखों में। ये बोलते हुए अक्षत की आंख से एक बूंद आंसू के नीचे गिर जाती है, पर अंदर खड़ी माही बस बुत बनकर खड़ी ये सब सुन रही होती है। उसकी तो आंखें इस वक्त खाली और शरीर बेजान सा नजर आ रहा होता है। इधर विशाखा के घर की बेल बजती है जो कंटिन्यू बजे ही जा रही होती है। विशाखा जल्दी से भागते हुए आकर कहती है, अरे आ रही हूँ बाबा। और इतनी ही जल्दी है अंदर आने की तो दरवाजा तोड़कर क्यों नहीं आ जाते हो फिर? ये बोलकर वो दरवाजा खोलती है तो सामने पर मुस्कुराता हुआ अंकित खड़ा होता है, जिसके एक हाथ में सुंदर सा फूलों का बुके और दूसरे हाथ में वाइन होती है। पर जैसे ही वो विशाखा के फेस की तरफ देखता है तो एकदम से चिल्लाकर अपने सीने पर हाथ रख कहता है, हाश। विशाखा ने इस वक्त अपने फेस पर एक फेस मास्क लगा रखा होता है और अपने कली बालों का एक बड़ा सा बन बनाया होता है ऊपर की तरफ। विशाखा अंकित को अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए फिर उन सुंदर से बुके को देखती है और फिर उन बुके को अंकित के हाथ से लगभग छीनते हुए कहती है, ये मेरे लिए है, तो कब तक पकड़ कर रखोगे? ये बोल वो अंदर चली जाती है। अंकित अपना सरना में हिलाते हुए उसके पीछे अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद विशाखा अपना मुंह अच्छे से साफ करके बाहर आती है। उसे देखकर अंकित कहता है, तुम तो ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल हो, तो ये सब चोचलेबाजी करने की कोई जरूरत ही नहीं है तुम्हें। विशाखा अंकित के सामने 2 गिलास रखते हुए कहती है, इसी खूबसूरती को निखारने के लिए ये सब करना पड़ता है। वैसे तुम वापस कब आए? अंकित वाइन की बोतल खोल उन दोनों गिलास पर वाइन ढालते हुए कहता है, आज सुबह। ये सुन विशाखा कहती है, तो क्या मिस्टर तनेजा अभी भी ताशी से नाराज है? उसकी बात सुन अंकित कहता है, वो चाहे जो भी कह ले पर तापसी से नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर तने की नाराजगी लोगों की जिंदगी छीन लेती है। ये बोलते हुए अंकित को याद आता है कि तने ने उस ढोंगी बाबा और उसके शिष्यों के साथ क्या किया था। उन सबको जंजीरों से बांध कर रखा था जिससे वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल ना पाए, और उनके ऊपर एक एक बूंद पानी की गिर रही होती है, जो कि पानी नहीं बल्कि एक ऐसा केमिकल था जो एसिड से भी ज्यादा स्किन को जला सकता था। वो सब लोग ये दर्द 4 दिन भी नहीं सह पाए और किसी ने 2 दिन तो किसी ने 3 दिन में ही अपना दम तोड़ दिया था। ये सोचकर ही अंकित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी विशाखा का फोन रिंग करता है। वो अपना फोन पिक कर अपने कान के पास लगाती है तो सामने से उसे कुछ कहा जाता है, जिसे सुन विशाखा के चेहरे की रंगत बदल जाती है और वो कहती है, और वो बच्ची। फिर सामने से कुछ कहा जाता है और विशाखा कहती है, ठीक है पता करो। ये बोल वो फोन कट कर देती है और अपने सामने टेबल पर रखा हुआ वाइन का गिलास एक सांस में ही पी जाती है। ये देख अंकित कहता है, क्या हुआ है विशाखा? विशाखा अंकित की तरफ देखकर कहती है, तुमने उस दिन कहा था ना कि मिस्टर तनेजा तापसी को पहले से ही जानते थे, तो तुम्हें पता है कि कैसे? ये सुन अंकित भी गंभीर होते हुए कहता है, नहीं, मैं और साहिल बचपन से तने के साथ है, पर हमें ये नहीं पता कि तने तापसी को कैसे जानता है। बस हमने उसे कई बार तापसी के स्केच बनाते हुए देखा था, और उस दिन उनकी वेडिंग वाले दिन तुमने वो बचपन की सारी पिक्चर्स दिखाई, तब हमें समझ आया कि वो तापसी ही थी जिसके स्केच तने बनाया करता था। ये सुन विशाखा अपने दोनों हाथों से अपने बालों को ऊपर कर अपने सर को पकड़कर बैठ जाती है और अंकित को तापसी को मिली उस तस्वीर के बारे में बता देती है। फिर वो अपना चेहरा ऊपर कर कहती है, मैंने वो तस्वीर एक डिटेक्टिव को भेजी थी और अभी उसी डिटेक्टिव का कॉल था। अब विशाखा अपने फोन पर अंकित को वो तस्वीर दिखाते हुए कहती है, इनका नाम तपन सूद और इनका नाम आशी सूद है। ये सुन अंकित कहता है, हाँ तो? फिर विशाखा कहती है, और तापसी का पूरा नाम तापसी सूद है। 305 इटली जाना है।
फिर विशाखा कहती है और तापसी का पूरा नाम तापसी सूद है। ये सुन अंकित थोड़ा कंफ्यूज होकर विशाखा की तरफ देखता है तो विशाखा का एक लंबी सांस लेकर फिर कहती है, तापसी और मैं पहली बार जब अपने स्कूल में मिले थे तो उस वक्त तापसी का नाम स्कूल में तापसी सूद था, पर संध्या दी का संध्या मल्होत्रा। फिर 3 साल बाद संध्या दी और तापसी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद तापसी के सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट में सूद की जगह मल्होत्रा करवा दिया था संध्या दी ने। मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि फिर तापसी को एक अच्छे स्कूल से निकालकर उस वक्त बहुत ही मामूली से स्कूल में उसका एडमिशन करवा रही थी संध्या दी, और मैं भी तापसी के जाते ही अपनी पेरेंट्स से जिद करने लगी थी उस स्कूल में जाने के लिए। तो उस वक्त पापा ने मुझसे कहा था कि तापसी के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए उसकी दीदी उसका महंगा स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुनकर मैंने भी जिद पकड़ ली कि अगर मैं जाऊंगी तो तापसी के साथ ही स्कूल जाऊंगी। मेरी जिद के आगे पापा हार कर संध्या दी से बात करने गए और फिर कुछ दिनों में ही मुझे और तापसी को दिल्ली स्कूल में एक हॉस्टल में डाल दिया। उस वक्त तो हम बच्चे थे, इसीलिए दिमाग खुद की खुशी से ज्यादा कुछ सोच नहीं पाया था। फिर विशाखा अंकित की तरफ देखकर कहती है, पर अब सोच रही हूँ और सारी बातों को मिलाकर देख रही हूँ तो। इससे आगे विशाखा कुछ कहती तभी अंकित बोल पड़ता है, जैसे संध्या तापसी को छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर किससे? अंकित की बात सुन विशाखा कहती है, आई डोंट नो। ये सुनकर अंकित कहता है, फिर तुम वापस मुंबई कब आए? अंकित की बात का जवाब देते हुए विशाखा कहती है, जब संध्या दी की लाइफ में मानव जीजू आ गए। ये सब सुनकर अंकित को इतना तो यकीन हो चुका था कि हो ना हो पर तनय इस बारे में सब कुछ जानता है। दूसरी तरफ तनेजा हाउस में हिमांशु अनामिका के सामने एक फाइल को लगभग पटकते हुए कहता है, ये क्या किया है तुमने अनामिका? अनामिका हिमांशु की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ सर? तुम्हें मैंने प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा था, तो बताओ कहाँ है वो प्रेजेंटेशन? सब्सक्राइब माय चैनल अनामिका कहती है, लाइक शेयर एंड कमेंट। वो मैं बनाने ही वाली थी। अनामिका के इतना कहते ही हिमांशु जी बौखलाते हुए कहते हैं, स्टॉप मेकिंग दीज एक्सक्यूजेस। तुम जानती भी हो कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी ही कुर्बानियाँ दी है, और तुम जैसी एक बेवकूफ लड़की के आने से मैं सब कुछ बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए गुस्से में उनकी सांसें फूल रही होती है। फिर वो थोड़ा आराम से अनामिका से कहते हैं, देखो अनामिका, तुम्हें अगर काम करना है तो ठीक से करो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये जॉब भी छोड़ सकती हो। ये बोल वो वहाँ से चले जाते हैं और अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से अपने आंसू साफ कर अपनी लाल आंखों से जाते हुए हिमांशु को देख रही होती है। तने को आए 2 दिन हो चुके होते हैं और वो अपना सारा काम घर से ही कर रहा होता है, और बीच बीच में वो कई बार तापसी को पनिशमेंट भी दे चुका होता है, जिससे तापसी तने से गुस्सा हो गई होती है। शाम को तापसी अपनी बालकनी के सभी फूलों की मिट्टी में खाद मिलाकर उन पर पानी डाल रही होती है। तभी तने भी वहाँ पर आ जाता है। तापसी के बालों पर, गालों पर, माथे पर सब जगह मिट्टी लग गई होती है। तने ये देखकर तापसी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और तापसी के कमर से ले जाते हुए अपने हाथों को उसके हाथों के ऊपर रख देता है। तने की छुअन को महसूस कर तापसी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो एकदम से पीछे पलटने को होती है कि तभी तने अपनी चिन तापसी के कंधे पर रखते हुए उसकी गर्दन पर अपनी होठों को घुमाते हुए धीरे से कहता है, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, वी हैव टू लीव फॉर इटली दिस इवनिंग। ये सुन तापसी एकदम से पीछे मुड़कर तने की तरफ देखती है। व्हाट? पर ऐसे अचानक? उसकी बात सुन तने कुछ नहीं कहता तो तापसी बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहती है, आप हमेशा से ही ऐसा करते हैं मेरे साथ। अगर शाम को जाना है तो उससे पहले मुझे विशु से मिलने जाना पड़ेगा। अगर उससे मिले बिना जाऊंगी तो वो मुझे जान से मार देगी। और इससे आगे तापसी कुछ कहती तने एकदम से उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चुप करवा देता है। शाम को विशाखा और तापसी एक कॉफी शॉप में बैठे होते हैं और तापसी विशाखा को अपने इटली जाने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर विशाखा को बुरा तो लगता है, पर फिर वो सोचती है कि तापसी का अभी इस वक्त तने के साथ रहना ही ठीक है। कुछ देर तक बातें करने के बाद तने तापसी को कॉल कर कैफे के बाहर आने के लिए कहता है। विशाखा बिल पे करने के लिए काउंटर पर जाती है। तभी एक वेटर तापसी के पास आकर कहता है, मैम ये आपके लिए है। तापसी उस पेपर को लेते हुए कहती है, क्या है ये और किसने दिया है? तापसी को किसी से बात करता देख तापसी के बॉडीगार्ड उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं, जिसे महसूस कर वह लड़का जल्दी से तापसी के सामने सर झुकाकर वहां से चला जाता है। उसे ऐसे जाते देख तापसी हैरानी से कहती है, बड़ा अजीब इंसान है। फिर तापसी उस पेपर को खोलकर देखती उससे पहले ही विशाखा वहां पर आकर कहते हैं, चले स्वीटहार्ट। उसकी बात सुनकर तापसी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। बाहर आकर तनय खड़ा तापसी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है
और तापसी विशाखा को बाय बोलते हुए वहां से चली जाती है। यहाँ से वो सीधा संध्या के पास जाती है। फिर वो संध्या को भी बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। 306 होशाया। तने तापसी को लेकर इटली पहुंचता है। इटली में मुंबई के हिसाब से काफी ठंड होती है। तने का प्राइवेट जेट उसके घर के सामने आकर रुकता है। तापसी इस वक्त बहुत गहरी नींद में होती है, तो तने उसे एक पतली सी शॉल से अच्छे से कवर कर लेता है, जो जितनी पतली नजर आ रही थी पर उतनी ही ज्यादा गर्म होती है। तने तापसी को आराम से अपनी बाहों में उठाकर जेट से बाहर निकल कर आता है और अपने बड़े से घर के अंदर तापसी को लेकर चला जाता है। नीशा और त्रिशान दोनों ही पहले से उस घर में मौजूद होते हैं। तने को अंदर आता देख वो एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं, पर तने बिना उनकी तरफ देखे तापसी को लेकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। पीछे से अंकित भी अंदर आता है और निशा और त्रिशान को देखकर कहता है, और मेरे छोटे पैकेट बड़ा धमाल कैसा चल रहा है। अंकित को देखकर त्रिशान जल्दी से उसकी तरफ भाग कर जाता है और किसी बंदर के बच्चे की तरह अंकित की गोद में चढ़ जाता है और कहता है, थैंक गॉड मुझे कोई अपने देश का इंसान देखने को मिला, वरना यहाँ इन इटालियन लोगों को देख देख कर तो मेरी इन हसीन आंखों में सफेद मोतियाबिंद होने वाला था। त्रिशान की बात सुनकर अंकित उसे अपनी गोद से उतारते हुए कहता है, अच्छा अब उतरो मेरी गोद से। फिर अंकित नीलसा की तरफ देखकर कहता है, जो भी मैं पूछूं नीलश उसका सच सच जवाब देना। अंकित की बात सुनकर नीलशा जल्दी से अंकित के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, जी सर। अंकित त्रिशान की तरफ देखकर कहता है, इस लड़के को किसने काट लिया है आज। ये सुन नीलशा त्रिशान की तरफ देखती है तो त्रिशान अपना होठों का पाउडर बनाकर कहता है, मेरे जैसे खुशमिजाज लोगों की तो इस बेरम दुनिया में कोई कदर ही नहीं रही। आहा, ये बोल वो वहां से चला जाता है। उसकी बात सुनकर अंकित कहता है, अगर तुम्हें कोई मर्डर करते हुए देख लेना उसे उस वक्त अपनी ये खुश मिजाजी दिखाना तुम। वही त्रिशान आगे जाते हुए अपना हाथ हिला देता है, वो भी बिना पीछे मुड़े। उसके जाते ही अंकित सीरियस होकर नीलशा से पूछता है, कैसे है वो अब। अंकित की बात सुन नीलशा कहती है, उन्हें पहले एक बार होश आया था पर वो फिर से लंबी बेहोशी में चले गए। 2 दिन पहले उन्हें होश आया और उन्होंने तने सर का नाम लिया। ये सुन अंकित कहता है, ठीक है बट अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तने की वाइफ तापसी है, उन्हें हमारी बाहर की सारी बातों से दूर रखना है। दूसरी तरफ तने तापसी को प्यार से अपने बेड पर रखता है। रूम पूरा ठंडा होता है तो तने जल्दी से रूम हीटर ऑन कर देता है और तापसी को एक मोटे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वो तापसी के गालों को सहलाते हुए अपनी धीमी पर गहरी आवाज में कहता है, क्या तुम भी उनसे मिलकर खुश होगी। ये बोलकर तने झुककर तापसी के माथे पर किस कर देता है और रूम से बाहर निकल जाता है। तने कुछ देर में उस घर से भी बाहर निकलकर अपनी कार में बैठता है और फिर गाड़ियों का कुछ काफिला उस घर से बाहर की सुनसान सड़क पर निकल पड़ता है। तापसी इन सब बातों से बेखबर आराम से अपने रूम में सोई हुई होती है। उस घर के बाहर काफी ऊंची दीवारों होती है और चारों तरफ कई सारे ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं। उस घर की सिक्योरिटी देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो कितनी ही कीमती चीज अंदर रखी गई हो। इधर इंडिया में साहिल अक्षत को बताता है कि तने और तापसी इटली चले गए हैं और 2 दिन बाद तापसी के लिए माही को भी इटली जाना होगा और वो लोग वहाँ पर कब तक रुकने वाले हैं इस बात को किसी को पता नहीं है। माही के जाने की बात सुन अक्षत का दिमाग घूम जाता है। थोड़ी ही देर बाद माही के फ्लैट की बेल बजती है। माही जो अपनी पैकिंग कर रही होती है वो बेल की आवाज सुन रूम से बाहर आकर दरवाजे के हॉल से बाहर की तरफ देखती है तो बाहर विशाखा और किंजल खड़े होते हैं। ये देख माही दरवाजा खोल देती है पर दरवाजा खोलते ही उसके फेस के एक्सप्रेस चेंज हो जाते हैं। किंजल और विशाखा के साथ साथ वहाँ पर साहिल और अक्षत भी खड़े होते हैं। अक्षत को देखते ही माही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वही किंजल एकदम से माही के गले लगते हुए कहती है, कैसी हो तुम माही। आई एम सॉरी यार मैं तुमसे मिलने घर पर नहीं आ पाई। किंजल की बात सुनकर माही कहती है, कोई बात नहीं वैसे भी मैं अब काफी बेहतर हूँ पहले से। तभी विशाखा बोलती है, हाँ वो तो तुम्हारे चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर पता चल ही रहा है। अब चलो अंदर। ये बोल किंजल और विशाखा अंदर आ जाते हैं। साहिल भी मुस्कुराते हुए माही से कहता है, तैयारी हो गई। तो माही भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, बस वही कर रही थी। वैसे चलो तुम लोग भी अंदर चलो, अंदर चलकर ही बात करते हैं। माही की बात सुन अक्षत कहता है, सच में क्या सच में हम अंदर जा सकते हैं। अक्षत को इस तरह से बोलना देखकर साहिल कहता है, हाँ तो माही बोल तो रही है कि अंदर चलो, अब कैसे अंदर बुलाएगी भाई। तू भी न अक्षत कभी कभी बहुत अजीब सी बातें करता है।
और आजकल तो तू कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया है। साहिल की बात सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए कहता है, कभी कभी कुछ इंसान हमें अजीब होने पर मजबूर कर देते। ये सुन नासमझी से साहिल उसकी तरफ देखता है तो अक्षत कहता है, मजाक कर रहा हूँ, अब चलो। अब सब लोग अंदर चले जाते हैं और माही अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेकर दरवाजा बंद कर देती है। 307 पता लगाया। हेलो रीडर्स, आज हमारी कॉलोनी में दो शादियां हैं और दोनों में ही शामिल होना बहुत जरूरी भी है, इसीलिए अब वहां से आने के बाद मैं चैप्टर लिख रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं जितना लिख सकती उतना ही लिखूंगी। एक बार ये शादी निपट जाए फिर आपको बड़े चैप्टर मिलना शुरू हो जाएंगे। सुबह तापसी की नींद खुलती है तो वो खुद को एकदम नई जगह में पाती है। तापसी बेड से नीचे उतरती है और फिर चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखती है। चारों तरफ वॉल की जगह ग्लास वॉल होती है और उन पर मोटे कर्टन लगे हुए होते हैं। ये सब देखकर तापसी अपने बालों को बांधकर अपने रूम से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर उस पूरे घर को ध्यान से देखती है। तापसी जब नीचे आती है तो उसकी नजर सामने के एक रूम में जाती है जहां पर सूट पहने कुछ आदमी तने के साथ बैठे होते हैं। तने किसी राजा की तरह सेंटर पर बैठा होता है और वो लोग साइड लगी चेयर पर किसी भीगी बिल्ली की तरह बैठे होते हैं। तभी तने की नजर भी सामने खड़ी तापसी पर पड़ती है। तापसी बहुत ध्यान से उस तरफ देख रही होती है क्योंकि टेबल पर कुछ गन रखी हुई होती है। तापसी को अपनी तरफ देख तने अंकित की तरफ देखता है और फिर बिना किसी की बात सुने या देखे वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। तापसी तने को अपनी तरफ आता देखकर कहती है, तने ये सब। इससे आगे तापसी कुछ कहती तने तापसी के होठों पर किस कर देता है और तापसी की आंखें शर्म से बड़ी होकर फैल जाती हैं। उसकी नजर सामने के रूम में जाती है तो कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा होता है। कुछ देर बाद तने तापसी के होठों को छोड़ते हुए अपने अंगूठे से प्यार से उसके होठों को सहलाते हुए अपनी गहरी और कर्कश आवाज में कहता है, डिड यू स्लीप वेल। तने की बात सुन तापसी उसकी तरफ देखते हुए बच्चों की तरह मुंह बनाकर उसके सीने पर अपना माथा रखकर कहती है, मुझे सर दर्द हो रहा है और अब फिर से इस नए घर को देखकर तो मेरा सर घूमने ही लगा है। ये सुन तने तापसी के सर पर किस करके कहता है, कम ऑन फर्स्ट यू गो एंड टेक अ बाथ। तापसी तने की बात सुनकर उसके सीने पर ही अपना माथा रखे नामे सर हिलाते हुए कहती है, नहीं मेरा मन नहीं है। तापसी को इस तरह से आलस करता देख तने झुककर तापसी को तुरंत अपनी गोद में उठा लेता है और फिर सीधा अपने रूम में लेकर जाता है। दूसरी तरफ मुंबई में विशाखा माही के घर पर होती है कि तभी उसे उसके डिटेक्टिव का फोन आता है। विशाखा उसका कॉल आता देख तुरंत उसका कॉल पिक करती है तो सामने से वो डिटेक्टिव कहता है, मैडम क्या आप मुझसे मिलकर बात कर सकती है, मुझे आपको कुछ देना था। ये सुन विशाखा कहती है, ओके तुम रुको मैं आ रही हूँ। ये बोल विशाखा कॉल कट करती है और फिर माही की तरफ देखकर कहती है, आई एम सो सॉरी माही, मुझे एक एजेंट काम आ गया है और मुझे अभी तुरंत निकलना होगा। उसकी बात सुनकर माही कहती है, इट्स ओके विशाखा, तुम जाओ क्योंकि काम करना में बहुत जरूरी है। ये सुन विशाखा अपनी जगह से उठकर माही के गले लगते हुए कहती है, तुम आराम से जाना और ताशी का ध्यान रखना। उसकी बात सुनकर माही हमें सर हिला देती है और विशाखा तुरंत वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद विशाखा एक जगह पर पहुंचती है। वहां पर एक 30 से 35 साल का लड़का खड़ा होता है। विशाखा उसके पास जाती है और कहती है, कुछ पता चला उस बच्ची के बारे में। रोनित विशाखा की बात सुनकर कहता है, मैम इस बच्ची के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मेरे पिछले 10 साल के जॉब में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे किसी को ढूंढने या उसके बारे में पता करने में इतना टाइम लग गया। रोनित की बात सुनकर विशाखा कहती है, ओके तो तपन सूद और आशी सूद के बारे में कुछ और पता चला। ये सुन रोनित कहता है, जी मैम मैंने पता किया तो पता चला कि तपन सूद काफी अच्छी फैमिली से थे। आई मीन पैसे वाली फैमिली से थे, पर उनके पिता ने 2 शादियां की थी और उनकी दोनों पत्नियों से उन्हें एक एक बेटे हुए। जब तपन सूद के पिता की मृत्यु हुई उससे पहले ही उन्होंने अपनी वसीयत बना ली थी, जिसके हिसाब से उन्होंने अपने दोनों बेटों को बराबर अपनी जायदाद से हिस्सा दे दिया। पर जो उनकी पहली बीवी का बेटा था वो इन सब चीजों से खुश नहीं था। उसका कहना था कि वही अपने पिता की पूरी जायदाद का उसे ही बनना चाहिए। तपन सूद की अपने सौतेले भाई से इस बात को लेकर काफी चैनल आरजी नॉवल स्टोरी लाइक शेयर तपन सूद का भाई कुछ लोग लेकर उनके घर में आया था और तपन को धमकी देकर गया था। उसके भाई की धमकी देने की कुछ टाइम बाद ही उन दोनों मियां बीवी और उनकी बेटी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो तीनों मारे गए। ये सुन विशाखा कहती है, पर 2 दिन पहले तो तुमने कहा था कि वो बच्ची जिंदा हो सकती है। ये सुन रोनित कहता है,
जी हाँ, क्योंकि उसे बच्ची की लाश उसके माता पिता के साथ उस गाड़ी में नहीं मिली थी। ये सुन विशाखा कुछ सोच कर कहती है, ठीक है, आप प्लीज उनके बारे में थोड़ा और ज्यादा मुझे पता करके बताएं। 300 एक अजीब लड़की। रोनित की बात सुन विशाखा का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए घर आ रही होती है, पर उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है। विशाखा यही सब सोच रही होती है, तभी अचानक से एक गाड़ी सामने से आ जाती है। विशाखा उस गाड़ी से टकराते टकराते बाल बाल बचती है। विशाखा एकदम से गाड़ी को साइड में रोकते हुए पीछे मुड़कर देखती है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर सामने की तरफ देखते हुए अपनी सीट से सर टिका लेती है। विशाखा अपने मन में ही कहती है, कितनी अजीब कसमस है ये, एक छोटी सी बच्ची के बारे में इतने बड़े डिटेक्टिव को आखिर पता क्यों नहीं चल पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है। फिर विशाखा जल्दी से अपना फोन निकालकर अंकित को कॉल करती है। वो इस वक्त वीडियो कॉल पर होती है। अंकित जो अपने रूम में बैठा एक फाइल चेक कर रहा होता है। विशाखा का कॉल आता देख तुरंत उसका कॉल पिक कर कहता है, हाँ बोलो। पर जब वो अपने सामने परेशान सी विशाखा को देखता है, तो वो अपनी फाइल एक तरफ रखते हुए कहता है, विशाखा क्या हुआ। विशाखा अंकित को एक एक कर सारी बात बता देती है। अंकित ये सब सुनकर कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर उस वक्त वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ नहीं थी तो फिर कहाँ थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सुन विशाखा कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, व्हाट शुड आई डू। विशाखा को इस तरह परेशान देखकर अंकित कहता है, विशाखा तुम क्यों इतना डेस्परेट हो उस बच्ची के बारे में जानने के लिए। सिर्फ सरनेम एक जैसा होने से कुछ नहीं होता है, एक सरनेम के कितने सारे लोग होते हैं इस दुनिया में, और वैसे भी तापसी का उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, तो फिर तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो। ये सुनकर विशाखा गुस्से से कहती है, अंकित मैं इसीलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि उस बच्ची की शक्ल तापसी से काफी हद तक मिलती है। ये सुन अंकित कहता है, नहीं यार ऐसा तुम्हें लग रहा है, वो बच्ची उस पिक्चर में सिर्फ 2.5 से 3 साल की है। ये सुन विशाखा कहती है, और जब मैं तापसी से पहली बार मिली थी तो उस वक्त हमारी उम्र 4.5 से 5 साल की थी, और उस वक्त तापसी की शक्ल उस बच्ची से मिलती जुलती है। और तुम खुद ही सोचो कि संध्या दी ने ये तस्वीर आखिर क्यों अपने पास रखी थी। ये सब एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना। विशाखा की बात सुनकर अंकित कुछ सोचकर कहता है, और फाइन, देखो मुझे एक बार इंडिया आने दो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर सब कुछ पता करने की कोशिश करूंगा। अब प्लीज तुम घर जाओ और जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल मेंटल नजर आ रही हो तुम। ये सुन विशाखा अंकित को घूर कर देखते हुए कहती है, बाय इडियट। दूसरी तरफ इटली में तापसी सुबह उठती है तो तनय ऑफिस जाने को रेडी हो चुका होता है। तापसी अपनी आंखें मलते हुए कहती है, आप यहाँ भी सुबह सुबह रेडी हो गए हैं तनय। तापसी की बात सुनकर तनय उसकी तरफ देखता है और फिर तापसी के करीब आकर उसके माथे पर एक किस करके कहता है, गुड मॉर्निंग लव। तापसी तनय के किस करने से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तनय तापसी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, आई विल कम अर्ली इन दी इवनिंग, फिर डिनर के लिए बाहर चलेंगे, ओके। ये सुन तापसी मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला देती है और तनय रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद तापसी रेडी होकर अपने रूम से नीचे आती है। वो किचन की तरफ देखती है, तभी एक लड़का तापसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हे, जो त्रिशान होता है। उसकी तरफ देखते हुए तापसी उसको ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखती है। वो तापसी को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए देखकर कहता है, आई नो आई एम वेरी हैंडसम, और लड़कियां अक्सर मेरी पर्सनैलिटी में ऐसे ही खो जाती हैं। ये सुन तापसी उसे घूर कर देखती है और फिर पलट कर अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसकी नजर किचन से बाहर आती हुई एक लड़की पर पड़ती है। उसे देखकर तापसी अपनी जगह पर ही रुक जाती है। सामने से आती हुई लड़की तापसी को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि उसके कंधे तक के बाल आधे नीले आधे लाल रंग में रंगे होते हैं। गर्दन से लेकर पूरी हाथ की कलाई तक कई टैटू बने होते हैं। दोनों हाथों में, उसकी बाजुओं में कुछ अजीब से निशान भी बने होते हैं। वो लड़की भी तापसी को देखते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तापसी उसे अपनी आंखें बड़ी करके देख ही रही होती है। तभी उन दोनों के साइड में आकर त्रिशान खड़े होकर तापसी की तरफ हल्के से झुककर कहता है, डोंट वरी, ये काटती बिल्कुल भी नहीं है। त्रिशान की बात सुन तापसी और उसके सामने खड़ी नीशा दोनों ही उसकी तरफ देखकर एक साथ कहती है, शट अप। उन दोनों को इस तरह एक साथ बोलता देखकर त्रिशान कहता है, वो आई थिंक तुम दोनों की बहुत पड़ने वाली है लेडीज। उसकी बात सुन निशा कहती है, त्रिशान विल यू स्टॉप योर नॉनसेंस और विल यू ओबे ओनली आफ्टर टेकिंग अ पंच।
निशा की बात सुन तापसी कहती है, आई थिंक सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेटर है। ये सुन त्रिशान अपने दोनों हाथ ऊपर कर 2 कदम पीछे होते हुए कहता है, ओके, ऐसा भी क्या है। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ। अब निशा तापसी की तरफ देख कर कहती है, हेलो मैम, मैं निशा, तने सर के घर की केयरटेकर। ये सुन त्रिशान जानबूझकर खांसने लगता है और निशा उसकी तरफ अपनी आग उगलती हुई आंखों से देखते हुए कहती है, त्रिशान, गले में ज्यादा प्रॉब्लम है, बोलो तो दबा दो। ये सुन त्रिशान कहता है, नो, मुझे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तापसी त्रिशान को देखते हुए कहती है, ये कितना ज्यादा बोलता है। तापसी की बात सुन निशा कहती है, इसकी बचपन की प्रॉब्लम है। ये सुन तापसी हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, एनीवे हाय, मैं तापसी। तभी त्रिशान भी आगे आते हुए कहता है, और मैं त्रिशान, मैं मैडम केयरटेकर का असिस्टेंट हूँ। ये बोल त्रिशान निशा की तरफ देखकर उसे आंख मार देता है। तापसी उसे देख हल्की सी बनावटी स्माइल करती है और फिर अपना मुंह बना लेती है। फिर वो निशा से कहती है, मुझे अदरक वाली गर्म गर्म चाय पीनी है, क्या मिलेगी। तापसी की बात सुनकर निशा कहती है, यस मैम। उसके मुंह से खुद के लिए मैम सुनकर तापसी कहती है, प्लीज डोंट कॉल मी मैम। निशा कुछ कहती तभी त्रिशान एकदम से कहता है ना, बहुत और सा साउंड करता है। आई थिंक हम लोगों को इन्हें तेप या ताप करके बुलाना चाहिए। क्यों। ये बोल वो अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों की तरफ देख रहा होता है, जो उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर कर देख रही होती है। 309 बात कर लो। माही के घर पर बैठकर साहिल, किंजल और अक्षत एक साथ माही के घर पर ही डिनर करने का प्लान करते हैं। साहिल सारा डिनर बाहर से ऑर्डर करता है और फिर माही की पैकिंग होने के बाद माही, किंजल और साहिल बैठकर तीनों बातें करने लगते हैं। वहीं उन तीनों से अलग अक्षत विंडो के पास खड़ा एक गिलास पकड़े ड्रिंक कर रहा होता है। माही बीच बीच में एक नजर अक्षत को देख लेती और फिर वापस से अपनी नजरें फेर कर वो उन दोनों से ही बातें करने लगती हैं। कुछ देर बाद डोर बेल बजती है। डोर बेल की आवाज सुन साहिल किंजल से कहता है, किंजल, आई थिंक डिनर आ गया है, क्या तुम जाकर ले लोगी। साहिल की बात सुनकर किंजल कहती है, हाँ मैं लेकर आ जाती हूँ। ये बोलकर किंजल वहाँ से डोर की तरफ चली जाती है। किंजल के जाते ही साहिल मुस्कुराकर माही की तरफ देखता है और कहता है, क्या चल रहा है अक्षत और तुम्हारे बीच कुछ दिनों से। साहिल की बात सुनकर माही हैरानी से उसकी तरफ देखती है तो साहिल कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे सब कुछ दिख भी रहा है और समझ में भी आ रहा है। साहिल की बात सुनकर माही की आंखें हल्की सी नम हो जाती है। ये देखकर साहिल कहता है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों को एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। साहिल ये कहता ही है कि इतने में किंजल आते हुए कहती है, टैंक के दिन डिनर आ गया है, चलो सब लोग आकर डिनर कर लो। ये बोलकर किंजल वो सारे पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख देती है। माही और साहिल अपनी जगह से उठकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। फिर किंजल अक्षत को देखते हुए कहती है, भाई डिनर लग गया है, तुम भी आ जाओ। किंजल की बात सुन अक्षत अपना गिलास लेकर डाइनिंग टेबल पर ही आ जाता है। अब वो सब लोग डिनर करते हैं पर अक्षत सिर्फ अपनी प्लेट पर अपना स्पून घुमाए जा रहा होता है। कुछ देर बाद डिनर करने के बाद साहिल कहता है, अच्छा माही, तुम्हारी सुबह की फ्लाइट कितने बजे की है। साहिल की बात सुन माही कहती है, सुबह 5:30 की, पर मैं 4 बजे निकल जाऊंगी। उसकी बात सुनकर साहिल कहता है, ओके तो फिर मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। साहिल की बात सुन माही कहती है, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए सुबह टैक्सी बुक कर दी है, तो वो आ जाएगा। ये सुन साहिल अब अपनी जगह से उठकर कहता है, ओके फिर अब हम लोगों को चलना चाहिए, तुम्हें भी सुबह जल्दी निकलना है तो तुम भी अब कुछ देर रेस्ट कर लो। ये बोल साहिल माही को साइड से हक करते हुए उसके कान में हल्के से कहता है, अभी मौका है, आज ही अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो। ये बोल वो किंजल से कहता है, किंजल चले, अक्षत अपनी गाड़ी से आ जाएगा, तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ। साहिल की बात सुनकर किंजल माही के गले लगते हुए कहती है, माही यार ताशी चली गई और अब तुम भी जा रही हो, मैं तुम दोनों के बिना क्या करूंगी। माही ये सुन मुस्कुरा कर किंजल की पीठ सहला देती है। फिर साहिल किंजल को लेकर वहां से चला जाता है। माही उन्हें बाय बोलकर पलटते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठे अक्षत की तरफ देखती है, जो अभी भी उस स्पून को अपनी प्लेट पर चला रहा होता है। माही अभी भी दरवाजा खोले वहीं पर खड़ी होती है। फिर एकदम से अक्षत उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। वो दरवाजे से बाहर जाने के लिए होता ही है कि माही उसकी कलाई पकड़ लेती है। माही के पकड़ते ही अक्षत उसकी तरफ देखता है तो माही अपनी आंसुओं से भरी आंखों से अक्षत की तरफ देखकर कहती है,
क्या हम बात कर सकते हैं? माही की बात सुन और उसकी आंखों में नमी देख अक्षत परेशान सा उसका हाथ खींचकर उसे एकदम से अपने सीने से लगा लेता है। माही अक्षत के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगती है और अक्षत कसकर उसे अपने सीने में छुपा लेता है। कुछ देर तक ऐसे ही रोने के बाद माही अक्षत से अलग होकर उसके चेहरे की तरफ देखती है तो अक्षत उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या सच में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी माही, कि उसकी सजा? इससे आगे अक्षत कुछ कहता माही एकदम से उसके होठों को अपने होठों से छू लेती है ताकि अक्षत आगे कुछ ना कह पाए। पर माही के ऐसा करते ही अक्षत उसके करीब होकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है और अब माही भी किस में उसका साथ देने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूमे जा रहे होते हैं। अब अक्षत माही को किस करते हुए ही डोर बंद कर देता है। कुछ ही देर में वो दोनों माही के बेडरूम में होते हैं। माही बेड पर लेटी होती है और उसके ऊपर लेटा अक्षत उसके गले में किस कर रहा होता है। धीरे धीरे अक्षत के हाथ माही के टी शर्ट के अंदर उसकी पूरी पीठ पर चलने लगते हैं और फिर पीठ से होते हुए वो उसके पेट में पर और फिर पेट से ऊपर माही की चेस्ट पर लगातार अक्षत अपने हाथ फेर रहा होता है और कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े नीचे फ्लोर पर पड़े होते हैं और माही की सिसकियां पूरे रूम में घुस रही होती है। अक्षत मानो आज माही को छोड़ने के लिए तैयार ही ना हो। वो एक बाद एक माही को 3 बार अपने प्यार के रंग में डूबा चुका था। फाइनली अक्षत 3 बजे थक कर सो जाता है पर माही के आंखों में एक कतरा भी नींद का नहीं होता है। वो बस अपने बगल में लेटे अक्षत को देखे जा रही होती है। अक्षत को देखते हुए उसके आंखों के कोने से आंसू की बूंद निकल जाती है। जब माही देखती है कि अक्षत अब गहरी नींद में सो चुका है तो वो उसकी शर्ट पहनकर वॉशरूम में चली जाती है और फिर कुछ देर बाद वो शॉवर लेकर बाहर आती है। फिर माही जल्दी से रेडी हो जाती है। वो सभी काम बहुत ही धीरे से और आराम से कर रही होती है। फिर वो अक्षत की तरफ देखती है जो अभी भी आराम से सोया हुआ होता है। चौथी 110 इंतजार का हक। जब सुबह अक्षत की नींद खुलती है तो वो अपने बगल में अपना हाथ फेरता है। जब अक्षत को एहसास होता है कि वो जगह खाली है तो वो एकदम से अपनी जगह पर उठकर बैठ जाता है। अक्षत उस पूरे रूम में अपनी नजर घुमाकर देखता है पर माही उसे कहीं भी नजर नहीं आती। फिर अक्षत उस जगह पर देखता है जहाँ पर माही ने अपना सामान पैक करके रखा हुआ होता है पर वहाँ पर माही का सामान भी नहीं होता है। ये देख अक्षत जल्दी से बैग से उतरकर माही को उस पूरे घर में देखता है। जब अक्षत को यकीन हो जाता है कि माही जा चुकी है तो वो जल्दी से वापस रूम में आकर अपना फोन उठाकर माही को कॉल करने को होता है। तभी उसकी नजर माही के मैसेज पर जाती है। अक्षत जल्दी से माही के मैसेज को देखता है। अक्षत, मैं जा रही हूँ। आई नो कि बिना बाय बोले जा रही हूँ पर क्या करूँ, तुम इतने चैन और सुकून के साथ सो जो रहे थे कि तुम्हें जगाने का मन ही नहीं किया और मेरे लिए तुम्हें अलविदा कहना बहुत मुश्किल था। अक्षत, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसके लिए तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ वो शायद इतने दिनों से हमारे दिलों में प्यार के घुटते वो एहसास थे जिन्होंने अपने घुटन के बंधन खोलकर एक बार खुलकर सांस ले ली। अक्षत, मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगी पर मैं तुम्हें खुद का इंतजार करने का हक नहीं दे सकती। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें ये नहीं कह सकती कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकती कि चाहे मुझे लौटने में कितने भी घंटे, दिन, हफ्ते, महीने या साल लग जाए पर तुम मेरी लौटने की राह देखना। मेरे पास तुम्हारे लिए सिवाय सॉरी के और कुछ भी नहीं है। अक्षत, ना ही कोई हक और ना ही कोई वादा। ये पढ़ते हुए अक्षत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो अपने फोन को अपने होठों से छूमते हुए कहता है, क्यों माही, क्यों तुम मेरे प्यार का इतना ज्यादा फायदा उठा लेती हो? क्यों तुम पर मेरा और मुझ पर तुम्हारा हक नहीं जमाने देती हो? ये बोल अक्षत फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी तरफ तापसी नीशा के साथ किचन में खड़ी होती है। वो तापसी के लिए चाय बना रही होती है, वो भी अदरक वाली। तापसी उस पूरे घर पर नजरें घुमाते हुए कहती है, अच्छा तुम यहाँ पर कब से हो? आई मीन कितने साल से इस घर की केयरटेकर हो? तापसी की बात सुन नीशा चाय की कप में ढालते हुए कहती है, 6 साल से। ये बोल नीशा चाय का कप तापसी को तरफ बढ़ा देती है। तापसी चाय का कप लेकर चाय की एक सिप लेती है और फिर अपनी आंखें बंद कर कहती है, नाइस, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। ये सुन नीशा हल्के से मुस्कुरा जाती है। तभी बाहर से त्रिशान कुछ लकड़ियां लाते हुए नीशा को मुस्कुराते देखकर कहता है, ओह वेट। ये बोल त्रिशान जल्दी से उन लकड़ियों को वहीं पर फेंकते हुए अपना फोन निकलता है और फिर नीशा की स्माइल करते हुए एक पिक खींचता है। ये देखकर तापसी कहती है, हे व्हाट आर यू डूइंग?
वही त्रिशान वापस से अपना फोन पॉकेट में डालते हुए कहता है, अरे निल्सा की स्माइल देखना बहुत बड़ी बात है। आज का दिन और वक्त दोनों ही याद कर लीजिए टेप, क्योंकि ये दिन और ये वक्त इतिहास के पन्नों में गोल्डन पेन से लिखा जाने वाला है। ये सुनकर तापसी कहती है, उसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना कहते हैं डम्मो। ये सुन त्रिशान कहता है, जब गोल्डन पेन होगा तभी तो तुम सुनहरे अक्षर लिख पाओगे ना टेप। उसकी बात सुन तापसी इरिटेट होते हुए कहती है, यार ये बंदा कौन से ग्रह से आया है। त्रिशान कुछ कहता तभी नीशा कहती है, त्रिशान बाहर जाओ और बाहर से और लकड़ियां लेकर आओ। ये सुन त्रिशान उसे घूर कर देखते हुए कहता है, यस मैम। ये बोल वो वहां से चला जाता है। शाम को तापसी रेडी होकर तने के आने का वेट कर रही होती है। जब बहुत देर हो जाती है तो तापसी तने को कॉल करती है, पर तने का फोन नहीं लगता। अब शाम से रात हो चुकी होती है, पर तने अभी तक घर नहीं आया होता है। अब तापसी का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। रात को जब तने घर वापस आता है तो तापसी नीचे उसे नहीं दिखती। ये देख तने अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। तने डोर खोलता पर उसे समझ आता है कि डोर को अंदर से लॉक कर दिया है। ये देखकर तने डोर नॉक करता है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। कुछ सोचकर तने उस लॉक के बटन स्क्रीन के ऊपर अपना थंब लगाता है और फिर अगले ही पल वो दरवाजा खुल जाता है और तने अब रूम के अंदर चला जाया है। अंदर आकर वो देखता है कि तापसी चुपचाप एक विंडो के पास खड़ी ऊपर अंधेरे आकाश को देख रही होती है। तापसी को देखकर तने उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो तापसी के कंधे पर अपनी चिन रख उसकी कमर पर अपने हाथ कस लेता है, पर तभी उसे कुछ फील होता है और वो तापसी को अपनी तरफ पलट कर देखता है तो तापसी की आंखें और चेहरा पूरा आंसुओं से भरा हुआ होता है। ये देख तने की गहरी काली आंखों में खून उतर आता है